हो चुका है और आज का जो टॉपिक है हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है टीचिंग मैथोलॉजी का। जो हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बाल मनोविज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो देखिए, सबसे पहली बात कि जो बाल मनोविज्ञान है ये क्या है। मनोविज्ञान का मतलब क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन के अंदर क्या भावनाएं हैं उनको हम नहीं समझ सकते, उससे हम आपके भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, किसी ने इसे मन का विज्ञान कहा, किसी ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन जो अंत में जो हमारा मनोविज्ञान है इसको किसका विज्ञान माना? व्यवहार का। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है आपके बारे में कुछ बता रहा है, हमें क्या लगता है कि ये पता नहीं कैसे हमारे बारे में बता रहा है। वो कैसे बताता है? वो आपके व्यवहार को देखकर ही आपके बारे में अंदाजा लगाता है। मनोविज्ञान में क्या है? सिर्फ भविष्यवाणी की जाती है, और वो किससे की जाती है? आपके व्यवहार को देख के पता लगता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का जो सामान्य अर्थ है उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि आपके व्यवहार को देखकर कि आप किस तरह की हरकतें कर रहे हो उसी से पता लगता है कि आप कैसे हो। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इसलिए जीवन के जिन क्षेत्रों में मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है वे सब उसकी शाखा बन जाते हैं। तो मनोविज्ञान के अंदर जिन जिन सिद्धांतों को और जिन जिन व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं उसी को हम मनोविज्ञान की शाखाएं भी कहते हैं। तो साधारण सी जो बात है वो क्या है कि बाल मनोविज्ञान क्या है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे मनोविज्ञान की कि ये क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है, और इसके अंदर जिन जिन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि चाहे वो सिद्धांत के हो चाहे वो व्यवहार के हो, वे सब उसकी क्या बन जाते हैं? शाखा बन जाते हैं। तो इसी तरह जो विज्ञान है वो किसका है? बाल मनोविज्ञान भी है। तो बाल मनोविज्ञान की बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के बारे में अपनी अपनी राय दी थी। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वुडवर्थ। सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? वुडवर्थ थे। अब वुडवर्थ ने क्या बोला है? अपने वातावरण के संबंध में, ध्यान से देखना है आपने, अपने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है। इसने क्या बोला है कि अपने पर्यावरण के अंदर व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है उसको हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। आपने वुडवर्थ से याद रखना है, वातावरण वैसे वुडवर्थ वैसे वातावरण। यानी कि वुडवर्थ ने क्या बोला है? वातावरण की क्रियाएं ही क्या है? आपका मनोविज्ञान है। तो ये थी वुडवर्थ की परिभाषा। तो आपने वुडवर्थ और वातावरण दो शब्द याद रखने हैं कि कहीं पे भी आपको वुडवर्थ की परिभाषा पूछी जाए तो आपने याद रखना है कि वातावरण की जो क्रियाएं हैं वो किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की। उसके बाद आता है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर है जो इसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना है जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को, क्योंकि ये जो परिभाषाएं हैं बहुत सारी हैं। जब तक हम इसका कोई लॉजिक नहीं बनाते हमें परिभाषाएं याद नहीं रहती। तो इसलिए हमें क्या करना है? सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको परिभाषा के साथ जोड़ना है। यानी कि परिभाषा में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिससे हमारा लॉजिक बन जाए और वो परिभाषा हमें याद रहे। तो मनोविज्ञान की परिभाषा प्राणियों के मानसिक, प्राणी मतलब हम, प्राणियों के मानसिक और शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में लिए। बात वही है, बात वही है। उसने सीधा सीधा व्यवहार बोल दिया, लेकिन इसने क्या बोल दिया? मानसिक और शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान को ही क्या बोला है? मनोविज्ञान। अब जेम्स ड्रेवर से आपने प्राणी याद रखना है। जेम्स ड्रेवर क्या थे? एक प्राणी थे खुद भी। जेम्स ड्रेवर क्या थे? एक प्राणी थे खुद भी। तो प्राणी कौन है? हम है। तो अब जेम्स ड्रेवर से आपने क्या याद रखना है? प्राणी कि जो प्राणियों के मानसिक और शारीरिक विकास की बात करता है, व्यवहार की बात करता है, वो कौन है? जेम्स ड्रेवर है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या किया है? परिभाषा के बारे में क्या बताया है कि मनोविज्ञान क्या है? कि प्राणियों के मानसिक और शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में उसने परिभाषित किया है। किसने? जेम्स ड्रेवर ने। पहले वुडवर्थ की थी और दूसरी कौन सी है? जेम्स ड्रेवर की। होप है सभी को समझ में आ रही होगी। साथ की साथ याद करते जाना है, इनको माइंड में सेट करते जाना है।
उसके बाद देखिए जो तीसरा मनोवैज्ञानिक आता है वो है क्रो एंड क्रो। आपने क्रो एंड क्रो का नाम तो सुना होगा, जिसने भी जेबीटी बीएड किया है उन बच्चों ने तो सुना होगा, साइको जिनके पास सब्जेक्ट रहे। तो क्रो एंड क्रो इन्होंने क्या बोला है कि जो बाल मनोविज्ञान है एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अब क्रो एंड क्रो कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन कहा है किसको? मनोविज्ञान को, जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब इसने क्या बोला है, मनोविज्ञान क्या है कि जिसमें बच्चे का जब से जन्म नहीं हुआ यानी कि जन्म से पूर्व, जन्म से पहले से लेकर किशोरावस्था की जो आपकी एज होती है वहां तक का अध्ययन किया जाता है किसमें? मनोविज्ञान में। अब आपने क्रो एंड क्रो, क्रो से याद रखना है किशोरावस्था, कैसे क्रो और कैसे किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था तक का अध्ययन किसने किया है? क्रो एंड क्रो ने किया है। तो ये थी हमारी तीसरी परिभाषा। उसके बाद जो चौथी आती है वो कौन है? थॉमसन। अब बात करते हैं थॉमसन की। अब थॉमसन ने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है थॉमसन की। तो थॉमसन के बारे में देखिए, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। अब इसने क्या बोला है कि जो बाल मनोविज्ञान है सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके। कि बाल मनोविज्ञान क्या है कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो वो हमें एक नई दिशा प्रदान करता है और उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके। तो अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तभी आप क्या कर पाओगे, उसका उचित समय पर उचित विकास अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आप अच्छे तरीके से विकास कर पाते हो तो आपका बच्चा है वो क्या बनेगा? एक सफल व्यक्ति बन पाएगा। थॉमसन ने व्यक्ति को क्या कर दिया? सफल कर दिया। थॉमसन ने क्या किया? व्यक्ति को सफल कर दिया। तो अब सफल व्यक्ति वाली परिभाषा है वो किसकी है? थॉमसन की है। अब थॉमसन ने क्या बोला है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो हमें एक नई दिशा बताता है। वो कोई भी चीज लगा लो आप, आपको एक नई दिशा कब देगी? जब आप उसको अच्छे से समझोगे। अगर आप उसको अच्छे से समझोगे और उसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में तो आप एक सफल व्यक्ति बनोगे। बस वही बात इसने बताई है कि वो एक नई दिशा देता है। अगर हम उचित ढंग से उचित समय पर उसका विकास करते हैं तो एक व्यक्ति वो सफल बन जाता है। बस यही जो परिभाषा है वो किसकी है? थॉमसन की। तो ये चार परिभाषाएं हमारी महत्वपूर्ण थी। होप है सभी को समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी तरीके से आपको बताया है। तो देखिए उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार। अब विषय विस्तार की बात कर रहे हैं तो जो विषय विस्तार है इसमें जो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? पहले हमने मनोविज्ञान की बात की, अब जो हम बात कर रहे हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान की है। बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के साथ मिलकर बालकों का शैक्षिक विकास करता है। बिल्कुल साधारण सी बात है ये। जो बाल मनोविज्ञान है वो क्या करता है? शिक्षा विज्ञान के साथ जुड़कर बच्चों का विकास करता है। और कैसा विकास? शैक्षिक विकास, शिक्षा से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों का शिक्षा से संबंधित विकास किस आधार पर किया जाता है या किसके साथ मिलकर किया जा सकता है तो यह किन तत्वों का होना जरूरी है, तो आपने बोलना है शिक्षा मनोविज्ञान का। अगर हमने बच्चे का विकास करना है और कैसा विकास? शैक्षिक विकास करना है तो शिक्षा मनोविज्ञान का होना अनिवार्य है। उसके बाद आता है मनोविश्लेषण। दूसरा क्या आता है? मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान में दूसरा क्या विस्तार है? मनोविश्लेषण। बाल मनोविज्ञान बालकों के मन का विश्लेषण करके बालकों की भावना ग्रंथियों का पता लगाता है। अब मनोविश्लेषण में क्या होता है कि हम क्या करते हैं? बच्चे के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे के मन को पढ़कर हम बच्चों की जो भावनाएं हैं उनका पता लगाते हैं तथा बालकों के संतुलित विकास में योगदान देता है। अगर मान लो कोई बच्चा है वो आपको अपनी बात नहीं कह पा रहा है लेकिन वो कहना चाह रहा है तो आपको क्या करना है? उसके बारे में समझना है, उसके मन को आपने पढ़ के देखना है, मतलब उसके व्यवहार से ही पढ़ना है आपको कि वो किस तरीके की क्रियाएं कर रहा है, उसी से आपने बच्चे को समझना है। और अगर आप बच्चे को समझ पाओगे तो बच्चे की जो भावनाएं हैं उनका आपको पता लगेगा, उनका पता लगेगा तो आप उसका निवारण करोगे और आप उसका निवारण करोगे तो उस बच्चे के संतुलित विकास में योगदान देगा।
ठीक है, मान लीजिए आप किसी बच्चे को टीच कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, और वो बच्चा आपको लग रहा है कि वो अच्छे से सीख नहीं पा रहा है। आप उससे पूछ रहे हो कि आपने सीख लिया, बच्चा आपको रिप्लाई करता है यस मैम, यस सर, कुछ भी बोलेगा, लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में आपको लग रहा है कि उस बच्चे में कुछ ना कुछ हेजिटेशन है। तो आपने क्या करना है, प्यार से उसको समझना है, उसके मन का विश्लेषण करना है, फिर जाके आप, अगर मान लो उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा आपको बता पाएगा, फिर आप उसका निवारण कर पाओगे। अगर निवारण करोगे तो बच्चे का विकास ऑब्वियसली हो जाएगा। तो यही बात है मनोविश्लेषण में, यानी कि मन का विश्लेषण करना। आपने साधारण सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद देखिए तीसरा आता है समाज शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान। तीसरा क्या आता है हमारा टॉपिक विषय विस्तार में, समाज शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान। तो इसमें देखिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन समाज शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययनों में सहायक होता है। ये बात हमें पता है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो कहाँ सहायता करता है, आपकी समाज शास्त्र में भी और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में आपकी सहायता करता है। और बाल मनोविज्ञान ने यह बताया कि बालक की आवश्यकताओं का स्रोत उसका परिवेश है। यही जो हमें है मनोविज्ञान है वो हमें क्या बताता है कि बालक की जो आवश्यकताओं का स्रोत है वो कौन है, उसका परिवेश है। तो यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि बालक की आवश्यकताओं का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी लाइन लिखी हुई थी, और वहीं से हमारे लिए क्वेश्चन उठता है, वो क्या है कि बालक की आवश्यकताओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या बोलेंगे हम, परिवेश है बालक का। परिवेश का मतलब क्या है, वातावरण है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी विषय विस्तार में एक चीज आती है चिकित्सा। यह जो चिकित्सा है इसका भी बाल मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। बिल्कुल साधारण सी बात है ये। उसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। अब ये जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है ये क्या है, इसने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दिया है। अब आपने अगर बच्चे को मेंटली तौर पे पढ़ना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की। तभी आप बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है उस चीज को पढ़ पाओगे। तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की जरूरत पड़ती है। ये चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगी, विकार का टॉपिक जब करवाऊंगी। विकार भी बहुत सारे होते हैं, तो उन विकारों में भी आपको बताया जाएगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पूरा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बाल कल्याण। अब बाल कल्याण क्या है, बाल मनोविज्ञान ने बाल मनोविज्ञानशाला निर्देशन केंद्र तथा कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सारे केंद्र बने गए हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ई दिशा केंद्र। ये क्या है, बच्चों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं हैं, और उन्हीं का मनोविज्ञान के अंदर भी बहुत योगदान है। तो बाल कल्याण से आपने याद रखना है जितनी भी हमारी प्रयोगशालाएं हैं, हमारे निर्देशन केंद्र है, वो सारे जो सरकारी योजनाएं हैं बच्चों के विकास के लिए, वो सारी हमारी बाल कल्याण में आ जाती हैं। बस बात इतनी रखना है याद कि वो बच्चों से संबंधित होनी जरूरी है। उसके बाद अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं यहाँ से एक क्वेश्चन उठता ही उठता है। जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले देखिए बाल मनोविज्ञान की विधियां। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात कि बाल मनोविज्ञान क्या है, यानी कि बच्चे के व्यवहारिक अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। उसके बाद इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि आती है नियंत्रित विधि। एक पिछली क्लास में भी हमने नियंत्रित विधि के बारे में पढ़ा था, लेकिन देखिए उस टाइम हमने सिर्फ नियंत्रण विधि के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इसके भेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली आती है नियंत्रित विधि। इसमें क्या है, इस विधि में बालक के निजी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रण विधि में क्या होता है, ध्यान से पढ़ना है, नियंत्रण से निजी याद रखना आपने कि नियंत्रण विधि में क्या किया जाता है, किसी बच्चे का पर्सनली अध्ययन किया जाता है। ठीक है, निजी अध्ययन किया जाता है। तो इसकी विधियां है कुछ, तो कौन कौन सी इसकी विधियां है। पहली है सामुदायिक सर्वेक्षण। सामुदायिक सर्वेक्षण नियंत्रण भी बहुत तरीके से होता है बच्चे में। बच्चे का जो बच्चे के लिए हमने अगर नियंत्रण विधि प्रयोग करनी है तो वो भी बहुत तरीके से होती है। क्या कह रहे हो आप अमरजीत, एनटीटी की क्लास में आपने ये टॉपिक करवाया है। चलो देखिए सामुदायिक सर्वेक्षण, इसमें समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है।
अच्छा ठीक है, जो एनटीटी की आपने क्लास ली थी ऑफलाइन क्लास, उसमें ये टॉपिक आ चुका है, बिल्कुल वहाँ भी प्रयोग होता है, ये एनटीटी में भी आता है, और उसके बाद जो हम एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं वहाँ पे भी इस टॉपिक का यूज होगा। तो देखिए सामुदायिक सर्वेक्षण में क्या होता है, इसमें समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बच्चे ग्रुप में रहते हैं यानी कि बच्चों के एक ग्रुप का अध्ययन किया जाता है। किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष जो व्यवहार है वो क्यों होते हैं और भिन्न क्यों होते हैं, इन्हीं का ही अध्ययन किया जाता है सामुदायिक में। सामुदायिक में क्या होता है कि एक बच्चे का जो समुदाय के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और देखो एक समुदाय के अंदर मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, अब 5 दोस्तों का व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे ही आप एक समुदाय के अंदर एक ग्रुप के अंदर क्यों न रहते हो। तो जो हमारा सामुदायिक सर्वेक्षण है इसके अंदर इसी बात का ही जो सर्वे है किया जाता है। क्या सर्वे किया जाता है कि अगर आप किसी ग्रुप में 5 हो तो आप पांचों का व्यवहार अलग क्यों है। तो इसी बात का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है, सर्वेक्षण के अंदर। दूसरा जो हमारा आता है वो है चेक लिस्ट। दूसरा क्या है, होप है सभी को जो नियंत्रित सर्वेक्षण है उसका मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या है। दूसरा आता है चेक लिस्ट। यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहारों की एक सूची होती है। इस सूची में दिए गए पदों के अनुसार जांच करके ही व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण किया जाता है। चेक लिस्ट, इसमें क्या होता है, सभी बच्चों के व्यवहार होता है उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है, ठीक है। चेक लिस्ट यानी कि लिस्ट चेक की जाती है। अब बात ही मनोविज्ञान की कर रही है, मनोविज्ञान में व्यवहार आता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि उन बच्चों का जो व्यवहार होता है अलग अलग, उनकी एक हम सूची बना लेते हैं और उस सूची के अनुसार ही हम क्या करते हैं, व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट यानी कि लिस्ट को चेक करना, और किसकी लिस्ट, व्यवहार की। परिस्थिति विश्लेषण, तीसरा जो टॉपिक आता है हमारा वो है परिस्थिति विश्लेषण। इसमें माता पिता, शिक्षक, भाई बहन, साथी और समुदाय के सभी पक्षों के साथ बालक के व्यवहार में भिन्नता क्यों पाई जाती है, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए परिस्थिति विश्लेषण में हमें क्या पता लगता है, एक मिनट देखिए। परिस्थिति विश्लेषण में एक तो हो गए माता पिता, और दूसरा है शिक्षक, और तीसरा है भाई बहन, चौथा है साथी और समुदाय। इन सभी का व्यवहार है वो अलग अलग होता है, सभी का सेम नहीं होता, इनका अलग अलग होता है। तो देखिए इनके व्यवहार में भिन्नता क्यों होती है, इनके व्यवहार में भिन्नता क्यों होती है, इसी का अध्ययन किसमें किया जाता है, परिस्थिति विश्लेषण में। परिस्थिति का मतलब क्या, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, और किसकी कंडीशन, बच्चों की कंडीशन। अब बच्चों की जो कंडीशन है वो कहाँ होती है, व्यवहार में। तो सभी का व्यवहार अलग अलग है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति विश्लेषण बोलते हैं कि इनका व्यवहार है वो अलग क्यों है। बस इसी की जानकारी सारी हमें इसमें पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है हमारा समय निर्देशन का। अब समय निर्देशन में क्या होता है, इसमें बालक के विकास और व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। समय निर्देशन, समय की बात आ रही है, कैसा समय वो देखिए, समय कैसा है वो देखिए। इसमें बालक के विकास और व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन किस समय के दौरान, एक वर्ष में अनेक बालकों के शारीरिक विकास में भिन्नता तथा उसके कारकों की जानकारी इस विधि से प्राप्त होती है कि एक वर्ष के अंदर बालक में क्या विकास हुआ और क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, उसी की जानकारी जो होती है वो समय निर्देशन में होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा फर्स्ट में है, फर्स्ट के बाद वो सेकंड में हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर उसका शारीरिक और मानसिक विकास है वो चेंज होगा, वो चेंज होगा तो उसी को ही हम उस समय निर्देशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक विधि होती है जो 1 साल का हम बच्चे के व्यवहार के बारे में पता लगाते हैं, और वो किस विधि में, समय निर्देशन विधि में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 साल के भीतर होने वाले बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किस विधि में किया जाता है, तो आपने बोलना है समय निर्देशन में। जब समय की बात आ जाए तो आपने उसको समय निर्देशन ही बोलना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नावली विधि। ये थी हमारी किसकी, नियंत्रित विधि थी, जो नियंत्रण विधि थी उसके पार्ट्स थे। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि में क्या आता है, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली यानी कि प्रश्न प्लस आवली क्या बनता है, प्रश्नावली यानी कि प्रश्नों की पंक्ति।
अब प्रश्नों की पंक्ति कहाँ बनती है? जब आप प्रश्न उत्तर करते हो तो विभिन्न प्रश्न उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्नावली विधि का क्या प्रयोग होता है कि बहुत सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो बालकों से प्राप्त किए जाते हैं प्रश्नावली विधि में। ऊपर जो हमने विधियां की हैं वो सारी हमारी पहली विधि के ही पार्ट्स थे। अब हम दूसरी की बात कर रहे हैं जो कि प्रश्नावली विधि है। अब प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि हम बच्चों से प्रश्न के माध्यम से ही उसके व्यवहार का अंकन करते हैं और उनके उत्तरों के अध्ययन पर ही बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। मान लो आपने बच्चों को एक लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद आप अगले दिन क्या कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसी लेसन से रिलेटेड, लेकिन बच्चे आपको क्या आंसर दे रहे हैं उसी आंसरों के हिसाब से आप उसके विकास का अध्ययन करते हो प्रश्नावली विधि में। प्रश्नावली नाम से याद रह जाएगा आपको, प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया जाता है, बस इतना ही याद रखना है। तीसरा है जीवन वृत्तांत विधि। अब जीवन वृत्तांत विधि में क्या होता है, इसमें बालकों के जीवन का जो क्रम होता है, बच्चों जीवन वृत्तांत यहीं से याद रखना है, जीवन क्रम, बच्चों का जो जीवन क्रम होता है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है, बच्चे के जीवन क्रम का लेखा जोखा रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। जीवन वृत्तांत यानी कि जीवन के बारे में वृत्तांत करना, तो जीवन का वृत्तांत कहां से शुरू होगा, जब बालक का जन्म होगा, तो बालक के जन्म के समय होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनका संकलन किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। अगर आप किसी बालक के जीवन वृत्तांत के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस बच्चे के जीवन का जो लेखा जोखा रखना है और कहाँ से लेखा जोखा शुरू करना है, उसके जो जन्म के समय जो जो घटनाएं हुई हैं वो, लेकिन वो घटनाएं हमें कौन बताएगा, या तो उसके माता पिता या फिर उसके जो रिश्तेदार हैं वो बता सकते हैं। तो ये होती है हमारी जीवन वृत्तांत विधि। उसके बारे में देखिए, नेक्स्ट है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। नेक्स्ट कौन सी आती है, आत्मनिष्ठ अंकन विधि। इस विधि में क्या होता है, इसमें बालक के अनौपचारिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब आत्मनिष्ठ अंकन विधि में क्या होता है, एक बच्चे का जो व्यवहार होता है, एक बच्चे का कौन सा व्यवहार अनौपचारिक व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। और ये विधि क्या होती है, बिल्कुल इसको सरल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हैं जो बच्चा सीखता है अनौपचारिक तरीके से, वो क्या होती है, बिल्कुल इजी होते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण से सीखता है। एक होती है औपचारिक, दूसरी होती है अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, उसमें रूल्स होते हैं, ठीक है, एक वातावरण होता है, लेकिन अनौपचारिक का कोई वातावरण नहीं होता, कोई रूल नहीं होते। तो जिनका कोई रूल नहीं होता वो इजीली हम सीख जाते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल सरल विधि कहा जाता है। और इससे प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग तुलना करने में किया जाता है, और उससे जो सूचनाएं प्राप्त होती है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तुलना करने के लिए। तो आत्मनिष्ठ अंकन विधि में क्या होता है, आत्मनिष्ठ से याद रखना है अनौपचारिक व्यवहार, कि बच्चा जो बाहर व्यवहार कर रहा है, जहाँ पे कोई उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, कोई आपने उचित वातावरण नहीं दे रखा, तो वहां पे जो बच्चा व्यवहार करता है वो आत्मनिष्ठ अंकन विधि में किया जाता है। आपने सीधा याद रखना है स्कूल के बाहर का व्यवहार, कि स्कूल के बाहर का व्यवहार जब आप उसका अध्ययन करते हो तो वो कौन सी विधि होगी, आत्मनिष्ठ अंकन विधि होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक में क्या है, आपको पहले ही प्रोजेक्ट वाले टॉपिक में ये बात मैंने बताई थी कि प्रयोग कहाँ होता है, पर्यावरण में होता है। पर्यावरण को हम वातावरण भी कहते हैं। तो बस यहाँ से आपने याद रखना है, नियोजित वातावरण में बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है। नियोजित का मतलब जिसकी कोई योजना हो, जिसका कोई समय हो, उचित वातावरण हो, नियम कानून से सारी चीजें होती हो, उसी को हम नियोजित वातावरण बोलते हैं। नियोजित वातावरण में बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में एक वर्ग नियंत्रित रहता है और एक प्रयोगात्मक। इसमें क्या होता है, दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग पे नियंत्रण रखा जाता है और दूसरे में प्रैक्टिकल वर्क होता है। यानी कि एक हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, दूसरा प्रैक्टिकली हो रहा है। दोनों वर्गों में प्राप्त परिणामों की तुलना की जाती है। तो प्रयोगात्मक में आपने याद रखना है सिर्फ जो प्रैक्टिकल वर्क होगा आपका, और वो कहाँ पे होगा, वातावरण में होगा, उसी को हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। सिर्फ हेडिंग्स याद रखनी है, डिफाइन अपने आप करना आपने, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। देखो, और जो प्रयोगात्मक विधि है यानी कि जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको हम विश्वसनीय भी मानते हैं और वैध भी। वैध का मतलब क्या होता है, हम उसको
कानूनी मानते हैं। कानूनी का मतलब क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये वैज्ञानिक भी है और विश्वास के योग्य भी है। अब आपसे पूछे कि कौन सी इनमें से कौन सी विधि विश्वसनीय और वैध है, तो प्रयोगात्मक विधि को कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, पहले हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसकी परिभाषाएं दी हुई है उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने विधियां पढ़ी। तो 3 चीजें हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ी हैं। और जो अब हम बात करने वाले हैं वो है बाल मनोविज्ञान का महत्व। अब देखिए बाल मनोविज्ञान का कहाँ कहाँ महत्व है, इनमें से कौन सा आपको 4 देगा आंसर, मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान का महत्व है या कौन सा नहीं है। महत्व की जगह आपको विशेषता शब्द भी दिया जा सकता है, इनमें से कौन सी बाल मनोविज्ञानिक की एक विशेषता है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। तो बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। अब जो बाल मनोविज्ञान है वो बच्चों के शिक्षण और शिक्षा, बच्चों को सिखाने और उनको शिक्षा देने दोनों में ही उपयोगी है। दूसरा है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है। मनोविज्ञान से हम क्या करते हैं, बच्चे के स्वभाव को समझ जाते हैं कि बच्चे का जो स्वभाव है वो कैसा है। तीसरा है बालकों के विकास को समझने में उपयोगी, ये बच्चों का जो विकास है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसको समझने में भी बाल मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद बाल निर्देशन में भी सहायक है, बच्चों को आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो वहां पे भी बाल मनोविज्ञान आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में भी ये सहायक सिद्ध होता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में, जो बच्चों को, देखिए कौन कौन सी बातें हैं जो महत्व है बाल मनोविज्ञान का, वो कौन कौन सा है। सबसे पहला ये बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी होता है। दूसरी बात बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है। तीसरा बालकों के विकास को समझने में उपयोगी है। चौथा बाल निर्देशन में सहायक है। और 5वां क्या है, सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में भी ये सहायक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में जो आप सभी बच्चों को पता होनी जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक चीजें पढ़नी है, और ये क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं में से बनते हैं। और ये किस तरह बनते हैं, इन्हीं पंक्तियों में से बनते हैं। कहीं पे आपको यस बताया जाता है, हाँ में क्वेश्चन होता है आपका, कई बार नहीं में होता है। तो स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है, तभी आप इनका आंसर दे पाओगे। इसके अंदर सबसे बड़ी मार बच्चा यही खाता है कि कई बार हाँ में पूछा होता है आप नहीं वाले को टिक कर देते हो, नहीं में पूछा होता है तो आप हाँ वाले को टिक करके आ जाते हो। तो ये चीजें आपने नहीं करनी है। इसके अंदर आपने स्टेटमेंट को, चाहे आपको 2 बार रीड करना पड़े, आपने स्टेटमेंट को रीड करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं। अब बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। चलो देखिए, सबसे पहले कि हमारे जीवन का जो विस्तार है वो अनेक अंशों में हुआ है। सबको पता है हमारा जो जीवन है वो अनेक अंशों में विभक्त है, यानी कि बांटा गया है। बहुत सारे अंश है हमारे जीवन के, और प्रत्येक अंश की समायोजन की समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या हमारे सामने आती है वो एडजस्टमेंट की आती है। जैसे मान लो जब आप बिल्कुल छोटे हो तब, उसके बाद थोड़े बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, तो हर एक अंश में, हर एक हमारी अवस्था में हमें समायोजन की समस्या आती ही आती है। उसके बाद आयु और काल का संबंध आरंभिक कथाओं से नहीं है, व्यक्ति का विकास अनेक चरणों में हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो पहले की बात कही हुई है कि बचपन में आपके सामने ये समस्या आएगी तो आज भी आपके सामने वो समस्या आ रही है, हम ये नहीं कह सकते कि ये कथाएं प्रचलित हैं। ये कथाएं प्रचलित नहीं है, बल्कि आपके विकास के चरण है। ये आपके विकास के चरणों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है, सबसे पहले अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है हमने। समस्याओं की बात है जो वो बाद में करेंगे। हमने जो सबसे पहले बात की है वो किसकी है, कि हमारी जो अवस्थाएं हैं विकास की, जन्म से लेकर हमारी जो अवस्थाएं हैं उनको किस तरह बांटा गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको एक क्वेश्चन यहां से मिले ही मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले सेले के अनुसार, सेले एक मनोवैज्ञानिक थे, सेले ने जो हमारे विकास की अवस्थाएं उनको कैसे बांटा है। सेले ने कहा था कि जो शैशव काल है वो 1 से 5 वर्ष होता है, कि जब बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। इसको शैशवावस्था में बांटा गया है। दूसरा है बाल्यकाल। उसने बोला है कि 5 से 12 साल तक के बच्चे को हम किस अवस्था मानते हैं, बाल्यकाल की अवस्था में मानते हैं।
तो शैल्य की जो अवस्थाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18, और यही सॉलिड है, इन्हीं को ही ज्यादा माना जाता है शैल्य की अवस्थाओं को ही। तो जो कौन कौन सी हैं, ये 3 ही अवस्थाएं दी हैं इसने शैल्य ने। कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं? शैशव काल 1 से 5 साल बताया है, बाल्यकाल 5 से 12 बताया है और किशोरावस्था 12 से 18 बताई है। किसकी है ये? शैल्य की। उसके बाद जो दूसरी बात आती है रोस की। अब रोस ने क्या बोला है? रोस ने क्या बोला है? इसने अपने तथ्य दिए हैं। अब इसने क्या तथ्य दिए हैं? सबसे पहले इसने बोला है कि जो शैशव काल है वो 1 से 3 वर्ष तक होता है। इसने क्या बोला है? शैशव काल 1 से 3 वर्ष तक होता है। आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष। आरंभिक बाल्यकाल का मतलब बचपना शुरू हो रहा है। पहले 1 से 3 साल इसने शैशव में कर दिया, किसने? रोस ने। और दूसरा आरंभिक बाल्यकाल की बाल्यकाल कब आना शुरू है? 3 साल की उम्र में। 3 से 6 वर्ष तक आरंभिक बाल्यकाल माना है। अब बचपना जब शुरू हुआ है तो बचपना उतरेगा, तो उतरने की अवस्था को इसने उत्तर बाल्यकाल बोल दिया। जो उत्तर बाल्यकाल है वो कहां से कहां तक है? 6 से 12 साल की उम्र तक। अब हम रोस की बात कर रहे हैं, रोस की बात हो रही है, तो रोस ने उत्तर बाल्यकाल माना है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था वही जो शैल्य ने दी थी, 12 से 18 ही इसने बोली है। किशोरावस्था 12 से 18 ही होती है जब आप किशोर हो जाते हो, बड़े हो जाते हो। एक और मनोवैज्ञानिक आए जिनको कॉल्सनिक कहा जाता है। अब कॉल्सनिक ने अपनी ही अवस्थाएं दे दी सबसे अलग। अब कौन सी अवस्थाएं दी? सबसे पहली इसने बोला गर्भाधान से जन्म तक। गर्भाधान से जन्म तक की जो अवस्था है इसको इसने पूर्व जन्म काल का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पूर्व जन्म काल। नव शैशव, नया बच्चा, नया शिशु, जन्म से 3 या 4 सप्ताह का बच्चा। अब अगर आपसे पूछे नव शैशव की अवस्था का क्या समय है, तो जन्म से 3 या 4 सप्ताह, इसको कहा जाता है नव शैशव। उसके बाद है आरंभिक शैशव। आरंभिक शैशव यानी कि शिशु जो शैशवावस्था है वो शुरू कब हुई? 1 या 2 मास से 15 मास तक। मास का मतलब महीना या माह जिसको हम कहते हैं। तो कहां से कहां तक? 1 या 2 मास से 15 मास तक। उत्तर शैशव, अब शिशु अवस्था उतरती कब है? 15 से 30 मास तक। 15 से 30 महीने का जो बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी अवस्था में चल रहा है ये? उत्तर शैशव में। उसके बाद पूर्व बाल्यकाल यानी कि बचपने से पहले 2.5 से 5 वर्ष तक के बच्चे को इसने क्या नाम दिया है? पूर्व बाल्यकाल, 2.5 से 5 वर्ष का बच्चा। उसके बाद मध्य बाल्यकाल यानी कि बचपना मिड में है, मध्य में है, 9 से 12 तक की उम्र में इसने क्या बोला है कि मध्य काल चल रहा है। शुरू कब हुआ बचपना? 2.5 साल की उम्र से 5, और उसके बाद बीच में कब आ गया? 9 से 12 वर्ष तक इसने मध्य बाल्यकाल का नाम दिया है। उसके बाद आती है किशोरावस्था। अब देखिए सबने 12 से 18 मानी है, लेकिन जो हमारे कॉल्सनिक थे उसने 12 से 21 साल की अवस्था को माना है, लेकिन होती कौन सी एक्चुअल में? 12 से 18। उसके बाद देखिए इन सभी को मिलाकर एक एवरेज बनाई गई है। वो एवरेज में क्या है? सबसे पहला है गर्भाधान काल। इन सभी से कुछ अन्य ने परिभाषा दी थी और उन सभी का मिक्सचर करके एक कॉमन बनाया गया है। अब वो कॉमन क्या बनाया गया है? गर्भाधान काल। गर्भाधान काल मतलब 9 महीने का टाइम होता है, 9 महीने का समय होता है, उसको हम 250 या 300 दिन भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे गर्भाधान काल का समय कितना होता है तो आपने बोलना है 250 से 300 दिन का। ठीक है। उसके बाद आता है भ्रूणिक। अब भ्रूणिक में क्या होता है? 0 से 2 सप्ताह। 0 से 2 सप्ताह का बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? भ्रूणिक है। उसके बाद भ्रूणीय। भ्रूणीय अवस्था कौन सी होती है? इनको ध्यान से पढ़ना है। भ्रूणिक और भ्रूणीय दोनों में डिफरेंस है। भ्रूणीय कौन सा होता है? 2 से 10 सप्ताह तक। 2 से जो 10 सप्ताह का समय होता है उसको हम बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था। उसके बाद भ्रूण। भ्रूण किसको बोलते हैं? 10 सप्ताह से जन्म तक। 10 सप्ताह से कहां तक? जन्म तक। इसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूण अवस्था बोलेंगे। उसके बाद आता है बाल्यकाल। अब बाल्यकाल भी 2 टाइप का बना दिया इसने जन्म से 12 वर्ष को ही बाल्यकाल बोल दिया। क्या बोला? जन्म से 12 वर्ष का जो समय होता है वो क्या है? बाल्य। अब बाल्यकाल एक तो होता है पूर्व बाल्यकाल, एक है उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष
और 6 से 12 का कौन सा आ गया, उत्तर बाल्यकाल आ गया। उसके बाद आती है किशोरावस्था, इसकी कुछ अलग ही बन गई, और वो कौन सी, 13 से 19 वर्ष तक। किशोरावस्था किसको माना है, 13 से 19 वर्ष। और परिपक्व, परिपक्व में क्या होता है, 20 वर्ष तथा ऊपर, यहाँ पे क्या आएगा 20। अब आपसे पूछे परिपक्वता, परिपक्वता, जब बच्चा पूरा परिपक्व हो जाता है, अपने अच्छा बुरा सोचना शुरू कर देता है, दुनिया को समझना शुरू करता है, वो क्या है, 20 तथा इससे ऊपर का जो समय होता है उसको परिपक्व अवस्था बोलते हैं। आपने जो मेनली किशोरावस्था है वो कौन सी याद रखनी है, 12 से 18 साल, और परिपक्व अवस्था कौन सी है, 20 से ऊपर की अवस्था को परिपक्व अवस्था बोला जाता है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। किससे संबंधित परिभाषाएं दी थी उन्होंने, अपनी जो हमारी विकास की अवस्थाएं हैं, हमारा जो विकास होता है वो किस तरह होता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमारी बहुत सारी, अभी और भी अवस्थाएं आएगी, प्रौढ़ावस्था भी है, वृद्धावस्था भी है, बहुत सारी हैं, वो आपको आगे की क्लास में करवाऊंगी। अभी मेनली आपने कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो आपने शेषवावस्था याद रखनी है, उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कौन सा है। उसके बाद दूसरी आपने शेषवावस्था के बाद की जो अवस्था है बाल्यकाल याद रखना है, बाल्यकाल के बाद किशोरावस्था पता होनी चाहिए आपको, उसके बाद परिपक्व अवस्था आपको पता होनी चाहिए। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए। आज की क्लास में हमने 4 पढ़ी हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।